हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर चल रहा है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा हो गया और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी बचा है। इससे पहले कि आज का डिस्कशन शुरू करूं, थोड़ा सा एक क्विक रिमाइंडर आपको दे देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने एसी डायनेमो पढ़ा, एसी कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन है। और जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है फेज़। फेज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आने वाला है। तो फेज़ मैंने बताया था आपको पहले भी, और क्योंकि आज का डिस्कशन भी इसी पे बेस्ड है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैं एक बात छोटी सी आपको याद दिला दूँ। फेज़ का मतलब होता है, फेज़ ऑफ इस ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब है कि वैल्यू एंड डायरेक्शन। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का फेज़ बता रहे हैं का मतलब आप क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है और इसका क्या डायरेक्शन है। आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज होती है और 2 डायरेक्शन होती है उसके पास। ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में ऐसे और हाफ साइकिल में ऐसे फ्लो होती है, इसीलिए उसको ऑल्टरनेटिंग कहते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटली अपना डायरेक्शन वो बदलती है और वैल्यू उसकी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो उसके फेजेस होते हैं बहुत सारे, एक साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं। बहुत सारे फेजेस होते हैं का मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और डायरेक्शन। तो अगर आप फेज़ बता रहे हैं मतलब आप वैल्यू बता रहे हैं और डायरेक्शन बता रहे हैं कि कौन सी वैल्यू है, किस डायरेक्शन में है, ये फेज़ है। और इन फेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, फेज़र। हमने फेज़र इंट्रोड्यूस किया था, फेज़ प्लस वेक्टर को मिला दे तो फेज़र। और फेज़र एक ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप फेज़र कहते हैं। तो एक फेज़र हम करंट का लेके चलते हैं और एक फेज़र हम वोल्टेज का लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने फेज़र की बात की, फेज़ की बात की, फिर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड की हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए 0। फिर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करी हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए या किसी भी ड्यूरेशन के लिए, ये हमने किया। फिर हमने आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट डिस्कस किया। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वी और आई में क्या फेज रिलेशन होगा, एल सर्किट में क्या रिलेशन होगा, सी सर्किट में क्या रिलेशन होगा, यहां तक हमने डिस्कस किया। तो उसी का क्विक रिमाइंडर मैंने यहाँ बोर्ड पे भी बना रखा है। देखिए, आर सर्किट की अगर बात करें तो आर सर्किट में जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आर सर्किट मतलब प्योरली रेसिस्टिव, सिर्फ एक ही एलिमेंट है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर सर्किट में जब आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी डेफिनेटली, तो दोनों का फेज सेम होता है। वी एंड आई आर इन द सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इन आर सर्किट। और आप देखिए दोनों का फेजर मैंने एक ही डायरेक्शन में बना रखा है, ये करंट का फेजर है, ये वोल्टेज का फेजर है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको फाइंड करनी है तो I इंटू आर। और फिर ये भी देखा था कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एफ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आर की वैल्यू इन पे डिपेंड नहीं करती है। हाई फ्रीक्वेंसी की एसी हो या लो फ्रीक्वेंसी की एसी हो, रेजिस्टेंस का अपोजिशन जो होगा वो सेम होगा, एक तरह से बिहेव करेगा। लेकिन एल सर्किट में देखें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, ना आर है ना सी है। एल सर्किट में वी लीड करती है करंट से, यानी वोल्टेज लीड करती है करंट से बाई π/2। वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे चलती है विद बाई अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2, जिसका फेजर डायग्राम मैंने बनाया। देखो, ये करंट का फेजर है जबकि वोल्टेज का फेजर 90 फेज से आगे चल रहा है। और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर चाहिए तो आप लिखते हैं VL इक्वल टू I इंटू एक्सएल, जिसमें एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। क्विक रिमाइंडर दे देता हूं, रेजिस्टेंस जब करंट का अपोज करता है तो कोलिजन्स की वजह से करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स जब आपस में या पॉजिटिव आयंस के साथ होते तो उस अपोजिशन को, ये जो कोलिजन्स हैं, ये जो चार्ज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि रिएक्टेंस की बात करें अगर, चाहे वो इंडक्टर का रिएक्टेंस हो या कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो, रिएक्टेंस
करंट का अपोज तो करता है लेकिन उसका कॉज अलग होता है। जैसे इंडक्टर करंट का अपोज कैसे करता है, जब इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है लेंजेस लॉ के हिसाब से वो अपोज करता है करंट का। कैपेसिटर कैसे अपोज करता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से अपोज करता है। इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं क्योंकि अपोज करने का जो कॉज है वो डिफरेंट है। तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अपोज हो रहा है और कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अपोज हो रहा है। और इस अपोजिशन का और रेजिस्टेंस वाले अपोजिशन में जो मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो क्या है कि रेजिस्टेंस जब करंट का अपोज करता है तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। कौन सी एनर्जी का? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। एनर्जी का लॉस भी आप ध्यान रखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी ध्यान में रखिए। तो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है लेकिन वो हीट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। तो इस हिसाब से देखूं तो एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी के हिसाब से बात करूं तो लॉस हो रहा है। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर में लॉस नहीं होता एनर्जी का, इनफैक्ट इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी आप जब चाहें वापस ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में। इसीलिए यूनिट सेम होते हुए भी रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। तो यूनिट सेम होते हुए भी नाम बदल दिया आपने। एक को रेजिस्टेंस कह रहे हैं जहां एनर्जी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और एक को रिएक्टेंस कह रहे हैं जहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। रिएक्टेंस भी करंट का अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी करंट का अपोज कर रहा है, इसलिए दोनों की यूनिट सेम है ओम, लेकिन एनर्जी की वजह से नाम बदल दिया। तो ये एल सर्किट है। इसमें आप देखिए करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर है ना, ये वाला। तो करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर, तो वोल्टेज का फेजर आगे चल रहा है और वीएल को आप लिखेंगे आई इंटू एक्सएल, जिसमें एक्सएल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और अगर एक्सएल और फ्रीक्वेंसी या ओमेगा का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। तो ग्राफ ऐसा आता है क्योंकि एक्सएल एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मैं अगर एक्सएल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दूँ तो एक्सएल होता है ओमेगा एल। आप ओमेगा एल लिखिए या ओमेगा को अगर आप 2 पाई एफ लिख दें तो 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। तो एक्सएल का और एफ का या एक्सएल का और ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन है, ये मैंने लिखा है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। फिर ये है कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट। इसमें करंट लीड करती है वोल्टेज से बाई पाई बाई 2। तो फाई इसमें भी पाई बाई 2 होता है लेकिन नेगेटिव लिखा हुआ है मैंने। तो करंट का फेजर और ये वोल्टेज का फेजर, तो वोल्टेज का फेजर पीछे चल रहा है, यानी इसमें करंट लीड कर रही है और वोल्टेज पीछे चल रही है 90 फेज से। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, सॉरी ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है VC इक्वल टू आई इंटू एक्सी, जिसमें एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्सी का और एफ का इन्वर्स रिलेशन है, या अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तब भी इन्वर्स है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एफ वर्सेस एक्सी या ओमेगा वर्सेस एक्सी तो ऐसा ग्राफ आता है। ये एक क्विक रिमाइंडर था जहां पे हमने लास्ट टॉपिक अपना खत्म किया था, एंड किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसे सर्किट्स भी डील करेंगे आप, या ऐसे सर्किट भी होंगे जिसमें आर के साथ एल होगा या आर के साथ सी होगा या तीनों ही होंगे, ऐसे सर्किट भी होंगे। तो ऐसे सर्किट जिसमें आर के साथ एल या सी है, यानी रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस भी है, ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस के साथ अगर रिएक्टेंस भी है, अगर एल है तब भी रिएक्टेंस होगा, सी है तब भी रिएक्टेंस होगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी करंट का अपोज कर रहा है और रिएक्टेंस भी करंट का अपोज कर रहा है, ऐसा सर्किट। तो ऐसे सर्किट में करंट का जो टोटल अपोजिशन होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से जो टोटल अपोजिशन करंट का होता है, उसको क्या कहते हैं? इंपीडेंस। दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का मतलब है टोटल अपोजिशन ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट, टोटल अपोजिशन ऑफ करंट in AC circuits due to resistance and reactance। इसको बोलते हैं
इम्पीडेंस, और क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम है, रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम है, तो इम्पीडेंस की यूनिट भी ओम है और हम इसको जेड से डिनोट करेंगे। ये इम्पीडेंस है, इसकी बात भी आगे चल के होगी। और इम्पीडेंस का इन्वर्स कर दे, 1 इम्पीडेंस कर दे, तो इसको बोलते हैं एडमिटेंस। और ये एडमिटेंस जो है ये कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से आप फेमिलियर है, कंडक्टेंस पढ़ा है आपने, तो एडमिटेंस जो है ये कंडक्टेंस का काउंटर पार्ट है। डीसी सर्किट्स में आप कंडक्टेंस वर्ड यूज करते हैं, एसी सर्किट में कंडक्टेंस ना कह के एडमिटेंस कहते हैं, सेम चीज है। तो आपसे पूछ सकते हैं कहीं पे कि व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ कंडक्टेंस इन एसी सर्किट्स, तो दैट इज एडमिटेंस। तो डेफिनेटली एडमिटेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, ओम -1, क्योंकि 1 इम्पीडेंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्बिनेशंस देखते हैं। एल और आर का कॉम्बिनेशन, आर और सी का कॉम्बिनेशन, एल और सी का कॉम्बिनेशन, और फिर मेन जो हीरो है पिक्चर का, ऑल्टरनेटिंग करंट नाम की जो पिक्चर है, इसका जो मेन हीरो है वो है एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, जहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। बोर्ड की बात करें क्लास 12th में, वहाँ भी नीट की बात करें या जेईई की बात करें, हर जगह आपको सीरीज एलसीआर सर्किट मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। तो लेट्स सी। तो देखिए हम शुरू करते हैं एलआर सर्किट से कि आर के साथ अगर एल बी है तो ये आपका एलआर सर्किट है। इसमें आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया V = V0 sin ωt। अब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी। अब क्या करना है, तो ये देखो एक बात आप ध्यान से सुनिए कि देखो किसी भी सर्किट में, एसी सर्किट में वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो डिपेंड करेगा कौन सा सर्किट है। जैसे यहां आपने देखा आर सर्किट अगर है तो करंट और वोल्टेज का सेम फेज आएगा। एल सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज सेम नहीं आएगा, 90 का डिफरेंस होगा। सी सर्किट में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो करंट का फेज डिपेंड करेगा कि सर्किट कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे देखे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैंने लिखा V0 sin ωt, यानी इसका फेज मैं ωt लेके चल रहा हूं। अब जो करंट का एक्सप्रेशन या करंट का जो फेज आएगा वो सर्किट पे डिपेंड करेगा आप कौन से सर्किट की बात करें। और एक आर सर्किट के अलावा कोई सा भी सर्किट आप देखेंगे वी और आई में फेज डिफरेंस आएगा। तो मैं करंट के साथ एक एक्स्ट्रा फेज लेके चल रहा हूं फाई, ωt+φ। तो ये इन दोनों में फेज का फाई का डिफरेंस है। तो हमको यही देखना है कि एल आर सर्किट में वी और आई में क्या फेज डिफरेंस होगा। आर सी सर्किट में मालूम है 90 होगा, एल सर्किट में मालूम है 90 होगा, आर सर्किट में मालूम है कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब एल के साथ आर भी है, तो अब करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होगा और इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा। क्योंकि अगर एल की बात कर रहे हैं आप इंडिपेंडेंटली तब तो रिएक्टेंस की बात होगी, सी की बात कर रहे हैं तब भी रिएक्टेंस की बात होगी, आर की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात होगी। अब एल और आर दोनों है तो रिएक्टेंस भी है एल और रेजिस्टेंस भी है आर। तो इस सर्किट का टोटल अपोजिशन जिसको आप इंपीडेंस कहते हैं वो क्या होगा ये भी फाइंड करना है। तो ये हमको हर सर्किट में फाइंड करना है। तो हम एलआर सर्किट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आप देख रहे हैं सीरीज में है, तो जो करंट आप एल के लिए है वही आर के लिए भी है, जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी, यानी करंट का फेजर इन दोनों के लिए सेम है। तो मैं यहां पे फेजर डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने ले लिया करंट का फेजर, ठीक है, ये करंट का फेजर है। अब इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो 90 फेज से आगे चलती है, यानी वोल्टेज का फेजर इंडक्टर के लिए ये है। और रेजिस्टेंस के केस में आप देखो I और V सेम फेज में होते हैं, यानी जो फेजर करंट का है वही उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज का फेजर भी आएगा। तो ये वोल्टेज का फेजर हो गया रेजिस्टेंस के लिए। अब ये दो वोल्टेज हो गई, तो जो नेट वोल्टेज है ये जो नेट वोल्टेज है, अगर मैं VL और VR के हिसाब से नेट वोल्टेज फाइंड करूं तो मुझे फिर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो वोल्टेज के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है इन द फॉर्म ऑफ फेज, फेज के फॉर्म में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। तो आपको इसे वेक्टर की तरह हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना एसी सर्किट्स में दिस प्लस दिस विल नॉट गिव यू दिस,
अगर आप दोनों को सीधा ऐड कर दें, जैसे स्केलर्स को ऐड करते हैं, तो आपको नेट वोल्टेज नहीं मिलेगी। यहां आपको इन्हें फेज के साथ यानी वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर मेथड से ऐड करना पड़ेगा, तब आपको नेट वोल्टेज मिलेगी। तो ये भी एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि एसी सर्किट्स में इन वोल्टेज को स्केलर की तरह ऐड करके ये क्यों नहीं आ रहा है आपका, जबकि डीसी सर्किट में तो आप जितने एलिमेंट सीरीज में है सबका पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐड कीजिए, नेट वोल्टेज आ जाती है। यहाँ नहीं मिलेगा आपको, अगर आप स्केलर की तरह ऐड करेंगे VL प्लस VR, तो ये V नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इन वोल्टेज के साथ फेज भी कनेक्टेड है, यानी डायरेक्शन भी कनेक्टेड है। तो वेक्टर मेथड से करेंगे तब नेट वोल्टेज मिलेगी। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो देखो, पैरेललोग्राम मेथड से हम इन दोनों वोल्टेज का VL और VR का रिजल्टेंट निकालें, तो ये हमारी नेट वोल्टेज आ रही है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ 5 फेज से आगे चल रही है, 5 से आगे चल रही है वोल्टेज। यानी इस सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट वाली कहानी है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 5। या मैं ये भी कह सकता हूं कि करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 5 से पीछे चल रही है करंट। ठीक है, अब सवाल है इस फाई का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैं फिर से इसी फेजर डायग्राम के हेल्प से फाई का एक्सप्रेशन बहुत आराम से निकाल सकता हूं। अगर इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दूं ABC, तो इस ट्राइंगल ABC में ये फेजर डायग्राम हमको दोनों बातें बता देगा, फाई का एक्सप्रेशन भी दे देगा और जेड का एक्सप्रेशन भी दे देगा फेजर डायग्राम। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं तो हमेशा चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अननेसेसरीली लंबे मेथड में क्यों जाना है, सीधा फेजर डायग्राम से काम हो जा रहा है। तो ट्राइंगल ABC में अगर आप देखो, अगर आप tan phi ले लो, तो tan phi आपको देगा BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर BC का मतलब VL, तो BC का मतलब VL और AC का मतलब VR। तो VR हो जाएगा I इंटू R ये, और VL हो जाएगा I इंटू XL। I से I कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है tan phi इक्वल्स टू XL अपॉन R। XL को ओमेगा L लिख लें तो ये आ गया। तो फाइनली आपका जो फाई आएगा वो आएगा tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। ये फाई आ गया। और LR सर्किट में जो फाई की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी और 90 से कम होगी, ये इसकी वैल्यू आएगी। ये जो नेट वोल्टेज है ये डिपेंड करेगी, ये इधर को भी आ सकती है, इधर को भी आ सकती है। तो 0 और 90 के बीच में, 0 तब होगा जब सिर्फ R है, 90 तब होगा जब सिर्फ L है। लेकिन L और R अगर दोनों हैं तो फाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 से कम बीच में कहीं आएगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब इम्पीडेंस मैंने आपको बताया, VL के साथ क्या आएगा XL, VR के साथ क्या आएगा IR, और V जो कि नेट वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज के साथ क्या आएगा नेट अपोजिशन। और नेट अपोजिशन को आप क्या कहते हैं इम्पीडेंस। तो अगर इम्पीडेंस फाइंड करना है तो पहले V फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि V यानी टोटल वोल्टेज के साथ टोटल अपोजिशन आएगा, टोटल अपोजिशन को ही इम्पीडेंस कह रहे हैं आप। तो लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर V। वो बहुत आसान है, फिर से हम इसी ट्राइंगल की हेल्प ले लेते हैं। तो इसी ट्राइंगल ABC में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो ये आएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि V स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी VR स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी VL का स्क्वायर। ये जो परपेंडिकुलर है ये VL है और बेस कितना है VR। अब V के साथ आ गया Z, तो I इंटू जेड, VR के साथ आ गया R, I इंटू R, और VL के साथ आ गया XL, I इंटू XL। ये आ गया, सॉल्व कर लीजिए तो Z का एक्सप्रेशन आ गया। तो Z आपका सीधा सीधा आ जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपका इम्पीडेंस आ गया सर्किट का। LR सर्किट हो गया। बिल्कुल यही काम आपको RC सर्किट में करना है एक जैसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट उसको भी कर लेते हैं RC सर्किट को। तो ये देखिए ये आपका RC सर्किट है, तो ठीक है R है C है, फिर वही अप्लाइड वोल्टेज है, बिल्कुल एक जैसा है, LR जैसा है, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, सेम है।
तो ये देखिए जो वोल्टेज आपने अप्लाई की इसमें से वी आर यहाँ आ गया, वी सी यहाँ आ गया, डिवाइड हो गई वोल्टेज। ठीक है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें से वी आर इधर, वी सी इधर। करंट दोनों के लिए सेम रहने वाली है फिर से, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों के लिए करंट का एक ही फेजर आएगा। ये करंट का फेजर है देखिए आई। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का फेजर सेम फेज में, जो फेज करंट का है वही वोल्टेज का भी है आर के लिए। जबकि कैपेसिटर वाली वोल्टेज अगर यहाँ से देखें तो 90 फेज से पीछे चल रही है। तो VC और VR का रिजल्टेंट अगर मैं फाइंड करूं पैरेललोग्राम मेथड से, तो ये आपकी नेट वोल्टेज आ रही है। तो करंट में और वोल्टेज में इतना फेज डिफरेंस आ रहा है फाई का, जिसका एक्सप्रेशन अगर फिर उसी ट्राइंगल से फाइंड करूं tan फाई, तो tan फाई फिर वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VC अपॉन VR। VC हो जाएगा I इंटू XC, VR हो जाएगा I इंटू R, I से I कैंसिल, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R। ये फाई आ गया। इम्पीडेंस की बात करूं तो अभी बताया था इम्पीडेंस आपको हमेशा नेट वोल्टेज के साथ मिलेगा। तो नेट वोल्टेज का एक्सप्रेशन इसी ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा दूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो V की जगह आ जाएगा I इंटू जेड, वी आर की जगह I इंटू आर, वी सी की जगह I इंटू एक्स सी। जेड का एक्सप्रेशन आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और इस सर्किट में भी जो फाई की वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में आएगी, लेकिन इसमें जो फाई होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये प्लस माइनस का क्या है, LR सर्किट में जो फाई था वो नेगेटिव था। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मैं फाई को पॉजिटिव और नेगेटिव किस हिसाब से कह रहा हूँ। देखो आपने ये एज्यूम किया था कि ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये करंट है सर्किट की, कोई भी AC सर्किट है इन जनरल एनी AC सर्किट। जैसे मान लीजिए मैं ये बात करूँ, इसको लेके चलो, जैसे आर सर्किट के लिए अगर बात करूं इन दोनों की, आर सर्किट के लिए, तो आर सर्किट में V और I का फेज डिफरेंस कितना होता है 0, तो फाई की जगह क्या आ जाएगा 0। तो वोल्टेज का फेज भी ओमेगा टी, करंट का फेज भी ओमेगा टी। अगर मैं L सर्किट की बात करूं तो फाई आएगा π/2। लेकिन और C सर्किट के लिए भी फाई कितना आएगा π/2। बट L सर्किट में वोल्टेज आगे चल रही है, करंट पीछे चल रही है 90 से, तो L सर्किट के लिए यहाँ पे -फाई आएगा और फाई की जगह 90 आएगा। यानी L सर्किट के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा ओमेगा टी -π/2, यानी फाई हो गया नेगेटिव। जबकि C सर्किट में आप देख रहे हो करंट लीड कर रही है, वोल्टेज पीछे चल रही है, तो C सर्किट के लिए ये ओमेगा टी +π/2 हो जाएगा, यानी C सर्किट के लिए फाई हो जाएगा पॉजिटिव। इस सेंस में मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। तो जो LR सर्किट इससे पहले हमने किया था वहां पे फाई जो था वो नेगेटिव था करंट के हिसाब से। फाई नेगेटिव का मतलब करंट पीछे चल रही है। अगर आप V और I का ये एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं तो आप देखो करंट के साथ प्लस फाई का रखा है आपने, तो LR सर्किट में कौन आगे चल रहा था, वोल्टेज, पीछे कौन चल रहा था, करंट, तो फाई नेगेटिव आएगा LR सर्किट में। RC सर्किट में प्लस में आएगा। ये इस हिसाब से प्लस माइनस की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये RC सर्किट हो गया। अब जल्दी से LC सर्किट भी देख लेते हैं। तो ये आपका LC सर्किट है, तो L है और C है, दोनों फिर सीरीज में है, तो करंट दोनों के लिए कॉमन हो गई, तो करंट का एक ही फेजर होगा दोनों के लिए, तो ये करंट का फेजर है। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 90 फेज से आगे और कैपेसिटर वाली वोल्टेज 90 फेज से पीछे। ठीक है, इस सर्किट में R नहीं है, तो दो वोल्टेज हैं फिर से आपके पास, VL और VC, राइट। अब क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा डेफिनेटली, और सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो ज़्यादा में से कम को करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दो केस बनेंगे। क्या कैसे केस बनेंगे कि पहला केस होगा कि अगर XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है, अगर XL XC से ज़्यादा है तो यहाँ देखिए आप XL XC दोनों एलिमेंट की करंट सेम है, तो अगर XL ज़्यादा है XC से तो VL भी VC से ज़्यादा होगा। अब अगर VL VC से ज़्यादा है तो नेट वोल्टेज VL की तरफ ही आएगी, यानी V हो जाएगा VL माइनस VC। और अगर ये नेट वोल्टेज आ रही है और ये करंट है तो फाई कितना होगा, π/2 होगा। और फिर से इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से देखूं तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि करंट 90 फेज से पीछे चल रही है, तो इसलिए करंट के हिसाब से करूं तो यहाँ पे -π/2 आएगा। ठीक है, तो और लीड कौन करेगा, वोल्टेज लीड्स द करंट हो जाएगा, वोल्टेज लीड्स द करंट। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस की बात करूं,
ये पहला केस था आपका और ये सेकंड केस। सेकंड केस की बात करूं कि अगर XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है, तो अगर XC XL से ज़्यादा है तो फिर VC VL से ज़्यादा है, तो नेट वोल्टेज आपकी इधर आएगी और वो होगी VC माइनस VL। फिर से फेज डिफरेंस 90 का आएगा, फिर 90 आएगा, लेकिन इस बार ये फाई जो है प्लस में आएगा, प्लस π/2, क्योंकि इस बार करंट लीड कर रही है, करंट लीड्स द वोल्टेज, लेकिन आएगा 90। यानी LC सर्किट में फाई की वैल्यू 90 होगी पहली बार, या तो करंट लीड कर रही होगी या वोल्टेज लीड कर रही होगी, ये डिपेंड करता है। अगर XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है तो वोल्टेज लीड कर रही होगी, XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है तो करंट लीड कर रही होगी। और इनके हिसाब से बात करूं तो जब XL XC से ज़्यादा होगा तो फाई नेगेटिव और XC XL से ज़्यादा होगा तो फाई पॉजिटिव। सिंपल। अब बचा इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस के लिए नेट वोल्टेज चाहिए, तो नेट वोल्टेज ये ले लो या ये ले लो। तो नेट वोल्टेज आप एक काम करते हैं, VL VC और हम ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, ये साइन दोनों तरफ चलता है। आप इसको VL माइनस VC भी पढ़ सकते हैं, VC माइनस VL भी पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है। अब नेट वोल्टेज के साथ आएगा क्या, I इंटू जेड, VL के साथ आएगा I इंटू XL, VC के साथ आएगा I इंटू XC, तो यहाँ से Z हो जाएगा XL माइनस XC। ये आपका सर्किट का इम्पीडेंस आ गया। अब बैंड बाजे के साथ, ढोल लगाड़ों के साथ LCR सर्किट, यानी जो हीरो है पूरे सर्किट का, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन सर्किट वही है। अच्छा, ये सारा डिस्कशन जो मैंने किया, LR सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, इसको हम डायरेक्टली LCR सर्किट से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैंने इंडिपेंडेंटली आपको बता दिया कि समझने में थोड़ा आसानी हो। हल्का फुल्का आइडिया वहाँ पे भी दे दूंगा कि LCR सर्किट में ही आप LR सर्किट की बात भी कर सकते हैं, RC की भी बात कर सकते हैं, LC की भी बात कर सकते हैं, तीनों की कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो लेट अस इंट्रोड्यूस द हीरो ऑफ द चैप्टर LCR सर्किट सीरीज। ठीक है, सो लेट्स सी। तो ये आपका सीरीज LCR सर्किट है, L, C एंड R तीनों है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, करंट है, और सीरीज में है तो करंट सेम है, तो इनके लिए, तीनों के लिए करंट का एक ही फेजर है I। L के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL, C के अक्रॉस VC, R के अक्रॉस VR, और VR फाइंड करना होगा तो I इंटू R, VL फाइंड करना होगा I इंटू XL, और ऐसे ही VC फाइंड करना होगा तो I इंटू XC। ठीक है, ये आप लिखा हुआ है मैंने, ये फेजर डायग्राम हो गया। देखो, तो I है तो वोल्टेज, जो L वाली वोल्टेज है वो 90 से आगे है, C वाली 90 से पीछे है, और R वाली जो है वो सेम फेज में है। तो यहाँ भी अब आप देखिए, क्योंकि हमने LC सर्किट सीखा है, LR और RC भी सीखा है, तो वो काम आएगा हमारे। तो अब यहाँ भी दो केस बनेंगे। पहला केस कि अगर XL XC से ज़्यादा है, सॉरी, XL XC से ज़्यादा है, तो फिर वही बात हो गई, XL XC से ज़्यादा है तो VL VC से ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है, ये कम है। अब इस सर्किट में तीन वोल्टेज डील कर रहे हैं, 1, 2 और 3, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो करेंगे क्या, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके साथ इनको कर लेंगे। ठीक है, VL VC को सॉल्व कर लेंगे पहले, फिर VL VC का जो भी नेट आएगा उसके साथ VR को कर लेंगे, यही करना पड़ेगा। तो पहला केस हमने लिया, XL की वैल्यू XC से ज़्यादा तो VL की वैल्यू VC से ज़्यादा। अब अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा, VL माइनस VC। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC, तो VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट फाइंड करूं तो पैरेललोग्राम मेथड से ये आपकी नेट वोल्टेज आएगी, और आप देख रहे हैं कि वोल्टेज लीड कर रही है। तो अगर XL XC से ज़्यादा है तो फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी करंट पीछे चल रही है, क्योंकि करंट के इसके हिसाब से चल रहा हूँ, प्लस माइनस में यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो करंट पीछे चल रही है, तो फाई क्या आएगा, नेगेटिव। लीड कौन करेगा, वोल्टेज लीड्स द करंट, ये हो जाएगा। सेकंड केस देखो, केस नंबर 2, तो अंडरस्टूड है XC मोर देन XL अगर है, तो अगर XC XL से ज़्यादा है तो VC VL से ज़्यादा है, तो VC अगर VL से ज़्यादा है तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा, VC माइनस VL। अब VC माइनस VL और VR का रिजल्टेंट फाइंड करूं फिर से पैरेललोग्राम मेथड से, तो V इधर आएगा तो ये फाई आएगा, और इस बार आपका फाई जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा,
मैं फिर से थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप कहेंगे साहब इधर को प्लस है इधर को माइनस होता है, नॉर्मली आप उल्टा लिख रहे हैं। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, यहाँ मत देखो आप। तो इसमें जो फाई है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब करंट लीड कर रही है, करंट लीड्स द वोल्टेज। ये दो केस हो गए, यानी यहाँ भी एलसीआर सर्किट में वोल्टेज भी लीड कर सकती है, करंट भी लीड कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगी, एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है तो करंट लीड करेगी। अब बची फाई की वैल्यू। तो फाई की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 0 से ज़्यादा और 90 से कम आएगी, प्लस माइनस आप देख लीजिए, वो मैंने बता दिया आपको। तो आएगी 0 और 90 के बीच में। अगर नेट वोल्टेज ये आती है तब भी 0 और 90 के बीच पे, अगर नेट वोल्टेज ये आती है तब भी 0 और 90 के बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, यानी करंट लीड करेगी या वोल्टेज लीड करेगी, इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आ गया। अब बचा आपका फाई का एक्सप्रेशन। तो फाई का एक्सप्रेशन आप इस ट्राइंगल से निकाल लीजिए या इस ट्राइंगल से निकाल लीजिए। तो मैं फिर से यही वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए बी सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखो ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो आप tan फाई ले लीजिए। तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस यानी वी आर। तो ये होगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो वी एल को क्या लिख लेंगे, आई इंटू एक्सएल, वी सी को लिख लेंगे आई इंटू एक्सी, वी आर को आई इंटू आर। सॉल्व करेंगे, आई कैंसिल हो जाएगा, फाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये आपका फाई का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब बचा जेड। तो जेड के लिए फिर क्या चाहिए, नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज से निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा क्योंकि ये हमारा काम हो चुका ऑलरेडी, इनकी हेल्प हमने ले ली है। तो देखो नेट वोल्टेज के लिए वी चाहिए, तो आप फिर से इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो। अच्छा, यहाँ पे फिर ध्यान रखना कि फाई tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिखा है, तो आप साइन ये वाला यूज़ कर लीजिए। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर भी हो सकता है, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये दो सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बची नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फाइंड कर लो, यहाँ से फाइंड कर लो। तो फिर से हम ट्राइंगल ए बी सी को यूज़ करते हैं और पाइथागोरस लगा देते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी वी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, ये हो गया। अब v की जगह आ जाएगा i इंटू जेड, वी एल की जगह i इंटू एक्सएल, i इंटू एक्सी इसका होल स्क्वायर प्लस i इंटू आर का होल स्क्वायर। तो आपका इम्पीडेंस आ जाएगा z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा एक्सएल माइनस एक्सी लिखिए क्योंकि स्क्वायर है। तो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल करें, स्क्वायर करेंगे एक जैसा आएगा, प्लस आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा। ये हो गया आपका एलसीआर सर्किट। इतने सर्किट्स हो गए। अब मैं इन सब की एक समरी बना देता हूँ। आपने कितने सर्किट पढ़ लिए, देखो एल सर्किट पढ़ लिया, आर सर्किट पढ़ लिया, सी सर्किट पढ़ लिया, एल आर, आर सी, एल सी, एल सी आर, और सबको इंडिपेंडेंटली आपने पढ़ लिया है। तो मेरे को लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप कह रहे होंगे सर आपने कहा था हम यहाँ से बताएंगे एल सी आर से एल आर कैसे होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। आप देखो, अगर मैं एल आर सर्किट की बात करूँ, एल आर सर्किट, ठीक है, तो एल आर सर्किट का मतलब सी नहीं है, तो सी को आप यहाँ भी गायब कर दो और यहाँ भी गायब कर दो। तो अगर मैं वहाँ गायब करूँ सी को, तो जेड कितना होगा, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो आ गया, यही आया था। और फाई क्या आएगा, यहाँ से यहाँ भी सी गायब कर दो तो आ गया tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, यही आया था। देखिए अगर आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में एल को गायब कर दो तो जेड क्या होगा, जेड कितना होगा। अगर मैं आरसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, वाइफ का फ़ोन आया था, कोई बात नहीं, मैंने ऑफ कर दिया, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जेड कितना होगा, जेड होगा आरसी सर्किट। देखो कितना कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस हो जाता है ना बीच में, फ़ोन भी किसका, वाइफ का, तो
थोड़ा सा, तो लेट मी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट। किसको गायब करना है, एल को। तो एल को गायब कर दो, तो एल को गायब कर दो तो एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाई कितना हो गया, यहां भी आप एल को गायब कर दो तो टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, ये आ गया। देखो सीधा सीधा है, ठीक है। आप कहें साहब एलसी सर्किट, तो एलसी सर्किट में आर को गायब कर दो, तो आर को गायब करेंगे तो एलसी सर्किट में क्या आएगा, एलसी सर्किट में जेड आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, और यहां पर फाई की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि आर को गायब करेंगे मतलब आर की वैल्यू 0, तो ये 0 से जब डिवाइड करोगे तो फाई की वैल्यू या तो माइनस पाई बाई 2 आएगी या प्लस पाई बाई 2 आएगी। ये देखिए अब वो कैसे आएगी, 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे। अब वो इनफाइनाइट भी अगर एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, और एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। उस हिसाब से माइनस पाई बाई 2 या प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप तीनों सर्किट हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिपेंडेंटली अगर आप आर एल आर सी या एल सी सर्किट ना भी करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। इवन फेजर डायग्राम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो अगर सी नहीं है तो इसको गायब कर दो, इस वाले हिस्से को, ये नेट वोल्टेज आ जाएगी आपकी, यहाँ पर वी एल आ जाएगा ये। और ऐसे ही अगर एल नहीं है तो इसे गायब कर दो तो ये आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है, कर सकते हैं। समरी बना देता हूँ फटाफट, आपके लिए हेल्प करेगी। तो ये देखिए, ये पूरी समरी है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके नोट कर लेना, जैसे भी करना चाहे, बहुत काम आने वाला है। सिस्टमेटिकली आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो इस सब की मैं डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला, सब कुछ लिखा हुआ है। ध्यान क्या रखना है, देखो अगर आपको V और I का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है तब तो आप फाई को प्लस या माइनस के टर्म में बात करना, नहीं तो जैसे लिखा हुआ है वोल्टेज लीड्स द करंट, तो फिर प्लस माइनस का मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपने लिखा है फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, यानी V और I में 90 का डिफरेंस है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि वोल्टेज लीड्स द करंट, तो इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, अब एल सर्किट की बात हो रही है, तो एल सर्किट में कौन आगे चलता है, वोल्टेज, पीछे कौन चलता है, करंट। तो एल सर्किट के लिए फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, माइनस पाई बाई 2। सी सर्किट के लिए फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, प्लस पाई बाई 2, क्योंकि सी सर्किट में करंट लीड करती है। तो अगर आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो फिर तो आपको प्लस माइनस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, तो फिर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन कहें कि साहब जो एक कोई एसी सर्किट है, इस एसी सर्किट में V और I का फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, और जो फाई है ये निगेटिव है, ये दे रखा है, फाई नेगेटिव है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये करंट है इस सर्किट की, और फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है। तो ये कौन सा सर्किट हो सकता है, क्योंकि 7 सर्किट है, 7 सर्किट साथ दे। आपसे कह रहे हैं ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ये करंट का एक्सप्रेशन है, ये दे रखा है, दिस इज फॉर वोल्टेज, दिस इज फॉर करंट, एंड फाई इज माइनस पाई बाई 3। तो कौन सा सर्किट हो सकता है, अब यहां पे भी ध्यान रखना, हो सकता है और कौन सा सर्किट है। मे एंड मस्ट में डिफरेंस, मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मस्ट मतलब यही है। तो आप देखो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है, तो यहां पर आप माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, इसका मतलब करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है, पहली बात। और जो फाई की वैल्यू है ये 0 और 90 के बीच में है, तो 0 और 90 के बीच वाला केस देख लो पहले आप। तो 0 और 90 के बीच वाला केस आपका एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। 0 और 90 के बीच वाले 3 सर्किट हैं आपके, जिसमें से
क्योंकि फाई की वैल्यू -π/3 है, इसका मतलब करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है। तो वोल्टेज कहाँ लीड करती है, एलआर में या एलसीआर में या एलसी में, लेकिन यहाँ फाई कितना होता है 90, तो 90 तो है नहीं हमारे केस में, तो -π/3 है, तो ये तो गायब हो गया। अब बचा ये और ये। अब अगर वो कहें कि कौन सा सर्किट हो सकता है, तो हो सकता है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में वोल्टेज, इसमें तो वोल्टेज ही लीड करती है, करंट पीछे ही चलती है। इसमें दोनों हो सकता है, वोल्टेज लीड भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, करंट आगे चल सकती है, नहीं भी चल सकती है। तो अगर वो पूछेंगे कौन सा सर्किट हो सकता है जिसमें करंट पीछे चल रही है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर वो कहेंगे नहीं साहब कौन सा है पक्का पक्का ये बताओ, तो फिर यही होगा, फिर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज भी लीड कर सकती है, करंट भी लीड कर सकती है। और वो कह रहे हैं नहीं पक्का बताओ, तो पक्का वाला ये होगा। मे कहेंगे तो मे में दोनों आ जाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काम आएगा। दूसरी बात मैं एक यहीं पे और बता दूं, आर सर्किट के केस में करंट चाहिए तो सीधा सीधा V/R, यानी अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। एल सर्किट में करंट चाहिए तो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई XL। सी सर्किट में चाहिए तो अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे करंट चाहिए तो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई XC। इसके अलावा जितने ये सर्किट है कॉम्बिनेशन वाले, LR सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, इन सब के लिए करंट का कॉमन एक्सप्रेशन V/Z। अगर RMS वैल्यू निकालनी है तो IRMS निकालना है तो VRMS ले लो, और अगर पीक वैल्यू निकालनी है तो ये ले लो V0/Z। RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, किसी न्यूमेरिकल में लिखा होगा फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू, तो इफेक्टिव वैल्यू मतलब RMS, पीक वैल्यू मतलब ये, तो फॉर्मूला सेम है। इसी तरह से आपसे कहेंगे साहब ये L सर्किट है, L सर्किट में आप इफेक्टिव वैल्यू बताइए, तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए क्या होगा, VRMS/XL हो जाएगा। तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए अगर निकालना है तो RMS करंट चाहिए तो VRMS/Z हो जाएगा। पीक वैल्यू कहेंगे तो V0/Z हो जाएगा। कोई भी सर्किट होगा, ध्यान रखना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट्स। पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहली बात कि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। जहाँ भी आप पावर की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में कर रहे हैं, वर्क के टर्म में कर रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम इज व्हाट वी कॉल पावर। तो पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, बहुत आसान है। अगर कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर, तो कांस्टेंट पावर के केस में अगर आप एनर्जी निकाल लें किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो सीधा सीधा T2 - T1 कर लेंगे। मान लो आपको इस ड्यूरेशन के लिए एनर्जी कंजम्पशन चाहिए किसी भी मशीन में या किसी डिवाइस में या किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, मशीन की बात हो रही है तो मशीन में, तो कांस्टेंट पावर है तो किसी भी ड्यूरेशन में एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, E = P × दिस। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर कंजम्पशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर पावर कंजम्पशन कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है और आपको एनर्जी फाइंड करनी है किसी ड्यूरेशन के लिए, तो इंटीग्रेशन P dt करना पड़ेगा फ्रॉम T1 to T2, फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो वही कंसेप्ट में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, हम पढ़ रहे हैं AC सर्किट्स। AC सर्किट में हमारी वोल्टेज क्या है, V0 sin ωt, और करंट का एक्सप्रेशन अगर मैं ले लूँ I = I0 sin ωt + phi। बार बार हम फेज डिफरेंस जो है वो करंट के एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज तो आप अप्लाई करेंगे, अब करंट का फेज डिसाइड करेगा वो पर्टिकुलर सर्किट, जिस सर्किट की आप बात कर रहे हैं, LR की बात कर रहे हैं कि RC की बात कर रहे हैं, LCR, वो डिसाइड करेगा। इसलिए करंट के साथ हम प्लस या माइनस फाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब AC सर्किट्स में
ये वोल्टेज और ये करंट दोनों टाइम वेरिंग है, दोनों ही टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट पावर तो होने वाली है नहीं। तो जो भी पावर कंजम्पशन एसी सर्किट में हो रहा है, अगर मैं मान लूं कि एवरेज पावर कंजम्पशन इतना हो रहा है, एवरेज पावर कंजम्पशन, और मुझे एवरेज पावर कंजम्पशन ही फाइंड करना है, क्योंकि पावर कंजम्पशन एसी सर्किट में एक ही रेट से नहीं हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, आई भी चेंज हो रहा है, तो एक रेट तो है नहीं। तो मान लीजिए एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है, इतना, और एवरेज पहले भी बात हुई है, एवरेज मतलब कांस्टेंट। तो अगर मैं एवरेज पावर लेके चलूं और एनर्जी कंजम्पशन देखूं तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एनी ड्यूरेशन। और अगर मैं वेरिएबल पावर लेके चलूं तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ये। लेकिन एनर्जी कंजम्पशन तो एक जैसा ही होगा। आप एवरेज पावर लेके एनर्जी कंजम्पशन फाइंड करें या वेरिएबल पावर लेके एनर्जी कंजम्पशन फाइंड करें फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, बार बार मैंने देखो यहाँ भी T1 to T2 बात की है, यहाँ भी T1 to T2 बात की है, तो एनर्जी कंजम्पशन तो एक जैसा ही होगा। आप एक कांस्टेंट वैल्यू लेके एनर्जी कंजम्पशन फाइंड कर लीजिए या वेरिएबल वैल्यूज लेके एनर्जी कंजम्पशन फाइंड कर लीजिए, वुड बी सेम। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मुझको एवरेज पावर कंजम्पशन चाहिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे चाहिए एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होगा, क्योंकि एक साइकिल में जो होगा वैसा ही हर साइकिल में होगा, क्योंकि हर साइकिल एक जैसी है। तो एक साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइकिल के लिए T1 T2 की वैल्यूज क्या होंगी, T1 इक्वल टू 0 टू T2 इक्वल्स टू कैपिटल T, जिसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। वन साइकिल की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ, नोइंग दिस फैक्ट कि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। डीसी सर्किट्स में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V इंटू आई, दैट इज कॉल्ड पावर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज पावर, T2 माइनस T1 की जगह T आ जाएगा, और पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँ और V और I को भी इनसे रिप्लेस कर दूँ, तो आप P की जगह V इंटू आई लिखेंगे, V की जगह ये लिखेंगे, I की जगह ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा T, I0 साइन ओमेगा T प्लस 5 dt, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू T, ठीक है, जिसमें से V0 I0 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू T आपके पास बचेगा साइन ओमेगा T इंटू दिस साइन ओमेगा T प्लस 5। मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, साइन ओमेगा T कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा T साइन 5। यहीं पे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, dt ये आ गया। अब देखते हैं इससे आगे क्या होगा। थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं ऊपर वाली चीज़ को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, या चलिए यहीं पे करते, कोशिश करते। तो कितना होगा, ये आएगा, चलो थोड़ा सा स्पेस बना ही लेते, इसको हटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। तो क्या होगा देखिए, तो यह आएगा V0 I0, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू T साइन ओमेगा T साइन ओमेगा T साइन स्क्वायर ओमेगा T कॉस 5 प्लस यहां पे देखो साइन ओमेगा T कॉस ओमेगा T, तो साइन ओमेगा T इंटू कॉस ओमेगा T को मैं लिख लेता हूं साइन 2 ओमेगा T अपॉन 2। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, हालांकि पता होगा आपको, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इतना आ रहा है। तो क्या किया मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, यही मैंने किया है ये। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन 2, यानी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, एक इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा T dt,
ठीक है, cos फाई भी आएगा यहाँ पर dt, और दूसरा इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं 0 टू t sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 और sin फाई dt। ये आ गया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है इससे आगे। तो देखिए अब क्या होगा, पहले वाले इंटीग्रेशन में इस cos फाई को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t। और दूसरे वाले में भी साइन फाई को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू t करना पड़ेगा, और 2 को भी बाहर ले लीजिए, ये वाला 2, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप याद कीजिए, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन किया था आपने, कितना आया था, t/2 आया था, आप देख लीजिए पीछे जाके। और ये इंटीग्रेशन सीधा सीधा 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन के आगे जो भी लिखा है थीटा ही होगा, उसको लिखने का तरीका आपका जो भी हो, पर साइन के आगे या कॉस के आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, इनके आगे जो भी लिखा होगा थीटा ही लिखा होगा। वो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 ओमेगा टी लिखा हुआ है, बट ये है थीटा ही। तो साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ 1 साइकिल के लिए अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की एक साइकिल की, यानी 0 से 360 एक साइकिल, साइन थीटा की एक साइकिल की सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, 0 आएगा, क्योंकि जितनी प्लस होती है उतनी माइनस होती है। तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तब भी 0 आएगा, तो इसको सीधा 0 कर दीजिए। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये t/2 आया था हमारा, आप पीछे जाके देख सकते हैं, डेरिवेशन हमने किया हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको देगा t/2। बस इसको हम कैरी कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी मैं बता दूं, जो नीट वाले बच्चे हैं, जेई वाले बच्चे हैं, उनके लिए डेरिवेशन किसी काम का नहीं। हालांकि बहुत सारे डेरिवेशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें काम की आती हैं। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ऐसी बीच में कोई चीज़ नहीं है जो बहुत काम आपके आने वाली है। क्लास 12th के लिए भी बता दूं, बोर्ड के वाले बच्चों के लिए, तो ये डेरिवेशन उन्होंने आज तक पूछा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो रिज़ल्ट इसका आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कितना होगा, v0 i0 cos फाई, और इधर कितना आया, t/2, और इस तरफ हमारा चल रहा था एवरेज पावर t/2 t चल रहा था, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था, जो मैंने हटा दिया है, तो आप तो देख ही सकते हैं रिवाइंड करके। तो t से t कैंसिल, तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आ गया आपका v0 i0 cos फाई, और ये डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 को मैं √2 और √2 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। √2 ले लिया इसके साथ और √2 ले लिया इसके साथ, इसलिए कि अब इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, VRMS IRMS cos फाई। ये आया एक्सप्रेशन आपका एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC सर्किट। ठीक है, डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा। नीट और जेई के लिए तो डेरिवेशन ये वैसे ही किसी काम का नहीं है। आप ये फॉर्मूला देखिए। अब आप देखो कि क्या है मेन डिस्कशन, यहाँ से कहाँ आपको बात करेंगे, ये आप देखो। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, ये सब हटा रहा हूँ, आपको देखना हो पॉज करके आराम से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या है। देखो, डीसी सर्किट्स में पावर कंजम्पशन V/I होता था, वहाँ डीसी सर्किट्स में फेज वेज की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि डीसी वोल्टेज या डीसी करंट कांस्टेंट होती है, एक ही वैल्यू, एक ही डायरेक्शन, कोई लफड़ा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे पावर सीधा सीधा V/I। लेकिन AC सर्किट में क्या हो रहा है, वोल्टेज भी वेरी कर रही है, करंट भी वेरी कर रही है, और उनके बीच में एक फेज डिफरेंस भी है। तो अगर मैं ये फार्मूला और ये फार्मूला देखूं तो पावर V और I पे तो डिपेंड यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, V और I तो है ही है।
ये एक एडिशनल फैक्टर आया है जो एसी सर्किट्स में पावर कंजम्पशन को इफेक्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने? एडिशनल फैक्टर। which affects the power consumption in AC circuits that is called power factor. एडिशनल फैक्टर अदर देन वी एन आई, यानी वी और आई तो है ही है, वी और आई पे तो पावर कंजम्पशन डिपेंड करेगा ही करेगा। तो एसी सर्किट में ये एडिशनल फैक्टर आ रहा है जो कि डीसी सर्किट्स में नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। सो व्हाट इज cos phi? दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और जितने भी एसी सर्किट्स आपने पढ़े, स्पेशली एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो खैर मैं इसके लिए भी एक समरी आपको बना के देता हूं, अभी आप देखते रहो। तो ये पावर फैक्टर है cos phi। अब इससे रिलेटेड डिस्कशन हम थोड़ा सा कर लेते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या है वो डिस्कशन, उसको देख लेते हैं। तो देखो अभी तक जितने सर्किट्स हमने पढ़े, मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एल सर्किट, सी सर्किट, एलसी सर्किट एक कैटेगरी, आर सर्किट एक अकेला ये हो गया, और तीसरी कैटेगरी एलआर, आरसी और एलसीआर। क्यों करा? क्योंकि इन तीनों सर्किट्स में फाई कितना होता है? π/2। किसी में वोल्टेज लीड कर रही है, किसी में करंट लीड कर रही है, लेकिन फाई की वैल्यू π/2 होती है। किस में? इन तीनों में। तो इन तीनों सर्किट में cos phi निकालेंगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। यानी ये इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल गई जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एल और सी की वजह से पावर कंजम्पशन नहीं होता है। हाफ साइकिल में जितनी पावर ये स्टोर करते हैं, निगेटिव हाफ पे उतनी वापस कर देते हैं। एलसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे? ऐसे फिर ऐसे। हाफ साइकिल में जितना स्टोर करेंगे ये, उतना नेक्स्ट हाफ पे वापस भी कर देते हैं। इनकी वजह से पावर कंजम्पशन नहीं होता, एल और सी की वजह से। जो भी पावर कंजम्पशन एसी सर्किट्स में होगा वो आर की वजह से होगा। ये देखिए cos phi कितना आ रहा है? 1। फाई कितना होता है? 0। आर सर्किट में वी और आई सेम फेज में होते हैं, तो फाई की वैल्यू 0, cos phi 1। अब बचे ये वाले सर्किट, एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी आर सर्किट। इनमें से किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना होगा, R/Z आएगा। आप कहेंगे साहब कहाँ से आ गया? मैं एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो एल आर सर्किट हमने पढ़ा था, ये वी एल था, ये वी आर था। इधर आपने नेट वोल्टेज फाइंड की थी, ये नेट वोल्टेज थी, ये था फेज डिफरेंस फाई। इस ट्राइंगल से आपने tan फाई निकाला था, आपको याद होगा। इस ट्राइंगल से अगर आप tan फाई निकाल सकते हैं तो cos फाई भी निकाल सकते हैं। तो cos फाई कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब वी आर, हाइपोटेनियस मतलब वी। वी आर को क्या लिखेंगे? I इंटू आर। वी को क्या लिखेंगे? I इंटू जेड। आई से आई कैंसिल, cos फाई आ गया R/Z। यही काम आप किसी में भी कर सकते हैं, R/Z ही आएगा। और Z की वैल्यू L और R दोनों पे डिपेंड करती है और ओमेगा पे भी डिपेंड करती है। इनमें से कोई भी सर्किट, जैसे LR सर्किट का जो Z है, समझे कितना होता है? √ ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये RC सर्किट में कितना होता है? √ 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये देखिए, तो Z की वैल्यू ओमेगा पे भी डिपेंड कर रही है, L पे भी कर रही है, R पे भी कर रही है। तीनों को ही एडजस्ट करके, Z को एडजस्ट करके आप cos phi को एडजस्ट कर सकते हैं। तो LR, RC और LCR सर्किट में cos phi कितना है? R/Z। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? वॉटलेस या वॉटफुल करंट। वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट बोलते हैं। क्या होती है वॉटलेस करंट? वॉटलेस करंट का दूसरा नाम होता है आइडल करंट। आइडियल नहीं, आइडल। वॉटलेस, वॉट मतलब किसकी यूनिट है? वॉट, पावर की।
तो वॉटलेस मतलब एनर्जी लेस, यानी करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ऐसी करंट को वॉटलेस करंट कहते हैं। और करंट फ्लो हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन भी हो रहा है, उसको वॉटफुल करंट कहते हैं। ये 3 सर्किट जो है इनमें आपको मिलेगी वॉटलेस करंट, क्योंकि इनमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। आर सर्किट में डेफिनेटली आपको मिलेगी वॉटफुल करंट, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन इसी की वजह से हो रहा है। और इसमें आपको वॉटलेस भी मिलेगा और वॉटफुल भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, वॉटलेस एंड वॉटफुल। तो एल सी एंड एल सी में सिर्फ वॉटलेस, क्योंकि इनकी वजह से कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं। आर में सिर्फ वॉटफुल, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी, और इनमें आपको दोनों मिलेंगे, वॉटफुल भी मिलेगा, वॉटलेस भी मिलेगा। अब सवाल है कि इसको फाइंड कैसे करना है। तो कैसे करना है, तो वो बहुत आसान है। तो देखिए, किसी सर्किट में मान लीजिए ये करंट का फेजर है और ये वोल्टेज का फेजर है और ये इनका फेज डिफरेंस है फाई। आप चाहें तो इधर वी ले लें, इधर आई ले लें, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। इनका फेज डिफरेंस कितना है, फाई। तो अगर मैं इस करंट के 2 कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा आई कॉस फाई और एक कंपोनेंट इधर आएगा आई साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छा ये फाई से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि वी और आई का फेज डिफरेंस हम फाई से ही डिनोट कर रहे हैं, खैर शुरू से, लेकिन ये कंपोनेंट की वजह से थोड़ा, आई होप, चलिए हो जाएगा, आप समझ ही जाएंगे। एवरेज पावर कंजम्पशन कितना है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये आपका एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है, जिसमें कॉस फाई जो है वो पावर फैक्टर है और फाई क्या है, वी और आई का फेज डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने इस करंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब अगर ये वाला कंपोनेंट लूँ और वोल्टेज लूँ तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 0। और इस करंट को और इस वोल्टेज को ले लूँ तो कितना फेज डिफरेंस है, 90। यानी ये कंपोनेंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 90। तो इस कंपोनेंट के हिसाब से पावर कंजम्पशन फाइंड करूँ तो कितना, 0। और इसके हिसाब से पावर कंजम्पशन फाइंड करूँगा तो कितना आएगा, v इंटू आई कॉस फाई। ये आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन आई होप नहीं हो रहा होगा आपको। देखो, अगर करंट ये वाली ले लूँ और वोल्टेज ले लूँ तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 90। तो पावर कंजम्पशन इसकी वजह से 0, यानी ये हो गई, ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका वॉटलेस। और इस कंपोनेंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है, 0, तो इसकी वजह से पावर कंजम्पशन होगा। तो ये है वॉटफुल कंपोनेंट, वॉटफुल एंड वॉटलेस। ये देखिए, तो किसी भी एसी सर्किट में अगर वॉटफुल या वॉटलेस कंपोनेंट पूछा होगा करंट का, तो क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे करंट उस सर्किट की, आई फाइंड कर लेना। आई फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, ठीक है। मैं देखो, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन इनमें है। ये तीनों सर्किट्स की बात करूँ अगर, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों में से कोई सा सर्किट है, सबसे पहले करंट फाइंड कीजिए। करंट कैसे फाइंड करेंगे, V/Z, फिर फाई फाइंड कर लीजिए। तीनों सर्किट्स के लिए फाई का फॉर्मूला आपके पास है। फाई का फॉर्मूला LR सर्किट के लिए क्या था, tan इनवर्स XL/R। C सर्किट के लिए क्या था, tan इनवर्स XC/R। LCR सर्किट के लिए क्या था, tan इनवर्स XL या XC माइनस दिस अपॉन R। यहाँ से आपको तीनों सर्किट्स के लिए फाई मिल जाएगा। आई निकालना है तो V/Z। अब बचा वॉटफुल और वॉटलेस। तो वॉटलेस है आपका आई साइन फाई और वॉटफुल है आई कॉस फाई। ये देखिए, यहाँ से आपको वॉटलेस या वॉटफुल कंपोनेंट इन तीनों सर्किट्स में मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं सर्किट्स में वॉटफुल या वॉटलेस होंगे दोनों। बाकी तो जो मैंने बताया था या तो वॉटलेस था या वॉटफुल था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करता हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियोस आप देखते रहिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आपने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, ठीक है, और लाइक भी कर रहे हैं आप। शेयर करिए और बटन दबाइए, एनकरेज मी सो दैट मैं और बढ़िया एंथुजियाज्म के साथ और एफर्ट के साथ और बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस, पूरा देखिए वीडियो पूरा। अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, आप वीडियो पूरा देखना शुरू कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी आएगा आपको, समझ में भी अच्छा आएगा, और सीरीज़ में जितने वीडियोज़ हैं सारे देखिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ द लक।